एनर्जी पूरी है कि नहीं है जी? ठीक है, चलो फिर जय माता दी कर दें, ऐसे शुरुआत कर दें। देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की अगर हम बात करें, क्वेश्चन आपके साथ में आएगा और ये जानबूझ करके मैंने इसी फॉर्म में रखा है इनको ताकि आपको पेपर वाला फील आए। ठीक, एक साइड हिंदी है, दूसरी साइड इंग्लिश है, एग्जैक्ट पेपर्स हैं। नूर forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "Yes, you should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." According to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor's statement represent dash orientation typical at dash stage. हिंदी में भी आप पढ़ ही रहे होंगे, फटाफट से आंसर कीजिए, देख आप पा रहे होंगे एकदम क्लियर। डी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग कि एक्सचेंज की स्टेज है, आप लोग ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मान लेंगे आपकी बात। चलिए देखो, 20 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं है, 30 सेकंड मैक्सिमम आपके पास है। अगर मैं बात करूं तो नूर एक बच्चा है जो अपना टिफिन लाना भूल गया और उसने कहा है दूसरी बच्ची तान्या को कि आज तुम्हें मेरे साथ अपना टिफिन शेयर करना पड़ेगा क्योंकि कल मैंने भी तो किया था। मतलब टिट फॉर टैट, लेन देन है ना, जैसे को तैसा। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज, आदान प्रदान। और ये परंपरागत नहीं, ये प्री कन्वेंशनल लेवल है, यानी कन्वेंशनल नहीं है, लेकिन पेपर में भी मिस्टेक्स होती हैं। आप सोचते हैं सिर्फ बुक में ही मिस्टेक होती हैं, टीचर्स ही मिस्टेक करते हैं, पेपर में भी होती हैं। ठीक, तो लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है? यही। अब वहां ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक ऑप्शन बना देंगे। लॉ एंड ऑर्डर तो फोर्थ स्टेज हो गई, ओबीडियंस पहली है, बीइंग नाइस थर्ड है। ठीक, तो ये प्री कन्वेंशनल था लेकिन एक्सचेंज के अंदर। तो आपको पता है ये चीज सही है, एक्सचेंज स्टेज है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। वाइडली हेल्ड बिलीफ्स अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डीम्ड एप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रेफर्ड टू एज। मतलब कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? बताइए। लैंग्वेज चेंज होगी, क्वेश्चन यही रहने वाला है। आंसर कीजिए फटाफट से, जल्दी से आंसर करो। डी ऑप्शन मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप, बिल्कुल सही बात है। वो वाइडली हेल्ड बिलीफ्स जो समाज में चले आ रहे हैं कि महिलाएं घर में रहें और पुरुष बाहर जाएं। हालांकि आजकल सीन चेंज हो रहा है लेकिन पूरे तरीके से नहीं हुआ है। ये ऐसे बिलीफ्स और टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी टाइप कर दिए हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने महिला और पुरुष के साथ, इसी को हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। ठीक, डिस्क्रिमिनेशन होता है जब किसी के भी प्रति भेदभाव हो। इसमें स्टीरियोटाइप जरूरी नहीं है, हो सकता है आप लड़कों के प्रति कर रहे हो, तब डिस्क्रिमिनेशन ही कहलाएगा। आइडेंटिटी एक व्यक्ति अपने आप में क्या फील करता है और रोल्स जो समाज ने बनाए हुए हैं। ठीक, लेकिन वही रोल्स यदि टाइपिफाइड कर दिए जाएं तो स्टीरियोटाइप बन जाता है। अगर सिर्फ नॉर्मल रोल की बात होती तो जेंडर रोल होता, लेकिन यहां आपने टाइप कर दिया, उनको बिलीफ सिस्टम में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, recently there have been conscious efforts to include stories in curriculum where father is involved in household works and mother is doing adventure activities। भाई आजकल जो है स्टोरीज ऐसी दिखाई जाने लगी हैं जिसमें पिता जो है वो घर का काम कर रहे हैं और माता कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी कर रही हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा है। बताइए एक बार। जेंडर बायसनेस को स्ट्रेंथन करना है, इसलिए थोड़ी आजकल चीजें हो रही हैं। सिंपल, सीधा आंसर बताओ, सीधा आंसर बताओ, क्योंकि अब डिस्कशन बहुत हो चुका है आज से पहले। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, बात तो ठीक लग रही है। एनकरेज करता है जेंडर कॉन्स्टेंसी को, नहीं। सिंपल है, देखो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देना, बात को समझना। आजकल हम जेंडर पढ़ते समय ये ध्यान रखते हैं कि बुक्स में या रियल लाइफ में नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में डाला जा रहा है महिलाओं और पुरुषों को। उल्टे रोल में डालने का मतलब ये नहीं है कि जेंडर बायसनेस हो गई, कि मेल के साथ गलत हो गया, ऐसा नहीं है। जो रोल्स चले आ रहे थे उनसे थोड़े डिफरेंट कर दिया आपने, नॉन ट्रेडिशनल कर दिए, तो हम कह सकते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को एलिमिनेट करने की बात हो रही है, यानी जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने का प्रयास है ये एक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज कॉल्ड। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क जो है वो बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर के अकॉर्डिंग, मतलब बच्चा जो प्रेजेंट में परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जब अपनी सपोर्ट को एडजस्ट करे तो इसको क्या कहेंगे? बताइए फटाफट से, आंसर आना चाहिए बहुत ही तेजी के साथ, और लाइक और शेयर कर दो। जितने भी लोगों को टेस्ट के रूप में देखना है वो देखें। इसको स्कैप फोल्डिंग कहते हैं क्योंकि हेल्प की बात हुई है। टेम्परेरी हेल्प को स्कैप फोल्डिंग यानी मचान या पाड़ कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा टर्म हो इंग्लिश में जरूर देख लीजिएगा, हिंदी में टर्म्स बदलते रहते हैं, इंग्लिश में फिक्स हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो वो दायरा है जिसमें ये स्कैप फोल्डिंग दी जाएगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
और देगा कौन? मोर नॉलेजेबल अदर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। जीन पियाजे के हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग यानी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कब आएगा? फटाफट से आंसर करो, ये तो आंख बंद करके बता दोगे कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग परिकल्पनात्मक तर्क कब आएगा। डिडक्टिव रीजनिंग तो आती ही फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है। अगर सिर्फ लॉजिक या इंडक्टिव रीजनिंग पूछ लेता कब आ जाती है, तो यहीं आ जाती है कॉन्क्रीट में। ठीक है बात। इस स्टेज का टाइम पीरियड बताओ, 11 से 15 साल या 11 ईयर्स एंड अबव कह सकते हो। इसका 7 से 11। सेंसरी मोटर जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष। ये बेसिक सी चीजें हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभाव को समझना आवश्यक है। मतलब बच्चों को उनका संस्कृति और समाज प्रभावित करता है, ऐसा कौन मानेगा? सोशियो कल्चरल अप्रोच किसकी है? वाइगोस्की की है, तो वही मानेंगे। सिंपल आंसर, लेव वाइगोस्की। इसमें तो कोई बहस है ही नहीं। थियरी का ही नाम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और प्रयास कीजिए सही उत्तर करने का। सी आंसर कर रहे हैं, कमाल। ठीक है जी, आपका तो नाम ही कमाल है। फटाफट से आंसर करो। स्क्रीन तो यहां से क्लियर है भाई। देखो, ड्रॉइंग इंप्लीकेशंस फ्रॉम पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8, कक्षा 6 से 8 का जो टीचर है वो किस चीज पे फोकस करे? 6 से 8 का बच्चा कितनी बड़ा होगा भाई? 5 साल के बच्चे को आप फर्स्ट क्लास में डाल रहे हैं ना, तो देख लीजिए 10-11 साल तक आते आते वो 6th में आ जाएगा। तो 11, 12, 13 मतलब 11, 12 कहेंगे हम एक तरीके से। कौन सी स्टेज है? लॉजिक वाली स्टेज है। तो लॉजिक वाली स्टेज कौन सी हुई? जिसमें आप कॉन्क्रीट मटेरियल का लॉजिक का यूज करने देंगे बच्चे को। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस, क्योंकि 11-12 के आगे जाने वाला है, वो रीजनिंग उसके अंदर आ चुकी है, इंडक्टिव लॉजिक आ चुका है और डिडक्टिव की तरफ वो जा रहा है। तो आंसर होगा बी ऑप्शन। ऐसी समस्याएं उसके सामने प्रस्तुत करेंगे जिसमें तर्क का इस्तेमाल ज्यादा हो। ठीक, अगर जस्ट शुरुआती 7 से 11 की शुरुआती स्टेज में होता तब हम इसके साथ चले जाते। ठीक, क्योंकि इतना छोटा बच्चा नहीं है 6th to 8th वाला कि हर चीज उसको टच और फील ही कराओगे, उसका तर्क भी तो यूज कराओगे, तभी तो आगे के लिए तैयार होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एज पर हावर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस? एक एक क्वेश्चन सबका आता है, ये जो भी मैं डिस्कस कर रही हूं आपके साथ। तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति के अंदर कौन सी एक विशेषता पाई जाएगी? बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ। रिफ्रेश कर लीजिए जिनकी भी स्क्रीन क्लियर नहीं है। सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम्स एंड मीनिंग्स, ये तो भाषा के बारे में हो गई ना, ये तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस हुआ। विजुअल स्पेशियल, ये भाषा के बारे में है। रिदम, एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेशन, ये म्यूजिकल हो गई। सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, तर्क के लिए तो मैथमेटिकल माइंड चाहिए ही चाहिए। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन, जो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिसमें पाई जाएगी, जिसको मैथमेटिको लॉजिको मैथमेटिको कहा जाता है, उसके लिए तर्क का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। यानी वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे कुछ आदतें, कुछ कौशल, कुछ वैल्यूज यानी मूल्य, कुछ मोटिव्स धारण करते हैं जो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाए, प्रोडक्टिव मेंबर बनाए, सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर बनाए। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे भाई? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरिस्टोटल कहते हैं, अरस्तु, और इसलिए समाज के कुछ नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके हैं, और इसी प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया में हम ये सब तौर तरीके, कानून, नियम सब सीखते हैं, इसी को सोशलाइजेशन कहते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया है। 3rd चैप्टर है सीटेट के सिलेबस में और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेंडर के बाद आगे बढ़ेंगे। Which of the following statements about the role of heredity and environment in human development is correct? हेरिडिटी आप जानते हैं, आनुवांशिकता, जो आपको अपने जीन्स से, और पर्यावरण जो आपको चारों ओर से घेरे हुए है। कौन सी एक बात इसके रोल के बारे में करेक्ट है? स्पीड को बना के रखिएगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। डी कह रहे हैं कई लोग। ओनली रीजन, सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता, सिर्फ एनवायरमेंट और दोनों नहीं, ये तो कहना गलत है। हम प्रोडक्ट ही हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट के, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, यानी आनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे के साथ जटिल अन्योन्य क्रिया करके, जटिल अंतः क्रिया करके
हमारे विकास को, मानव विकास को प्रभावित करते हैं। किसी क्षेत्र में कोई ज्यादा प्रभावी है, किसी में कोई और ज्यादा प्रभावी है। वुडवर्थ कहते हैं दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, बराबरी का हिस्सा रखते हैं। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा, जॉन डुई का चैप्टर आया था, मैंने आपको ये कराया भी होगा डिस्कशन। प्रगतिशील शिक्षा किस बारे में विश्वास रखेगी, ये बता दीजिए फटाफट से, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताइए। एस्टेट की क्लास लूंगी, शायद कल ही ले लूं मैराथन। बताओ। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, बात तो सही है, सॉरी, क्योंकि बच्चा जहां एक्टिव है वो चीज बेस्ट है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म भी इसी बात को करता है कहीं ना कहीं। पैसिवली नहीं हो सकती, सिर्फ रिकॉल करना, रिप्रोड्यूस करना नॉलेज नहीं है। मतलब विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना करना, जहां बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को। जॉन डुई ने प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले थे 1896 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चलिए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंक्लूड्स, सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपने अंदर किस चीज को समाहित करता है? केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट, एफए, जिसमें सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, केवल समेटिव असेसमेंट, नाइदर फॉर्मेशन नॉर समेटिव असेसमेंट, या फिर बोथ। ऑब्वियसली एफए और एसए दोनों ही पार्ट हैं किसका? सीसीई का। एफए एंड एसए दोनों ही पार्ट हैं सीसीई का। बात तो ठीक है। फॉर्मेटिव में फीडबैक के लिए काम होता है और समेटिव में जजमेंट के लिए काम होता है। ये बात हम कह सकते हैं अगर थोड़ा सा हम इसको समझना चाहें, बट मैं बहुत ज्यादा समझाने पे फोकस नहीं करूंगी, आपके टेस्ट के रूप में आप इसको लेंगे। ऑप्शन डी इसका सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। भाई एफए और एसए दोनों हैं, और एफए का जो पोजीशन थी पहले तक, आज की डेट में थोड़ी चीजें चेंज हो गई हैं क्योंकि टर्म टेस्ट आ गया, बट अगर इन दोनों के बारे में पूछेगा तो 40% और एसए की 60% जो सीटेट पूछता हुआ आता है। जो टर्म टेस्ट है उसमें 20% एफए, 80% टर्म 2 करके कुछ है। देखिए, a student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है जिसको विभिन्न स्रोतों से बारंबार यह पता लगा है कि तुम्हारे समाज के, तुम्हारी जाति के जो लोग हैं, या तुम्हारी जिस स्ट्रेटा से तुम आते हो सोसाइटी के, वो कुछ नहीं कर पाते, है ना, पुअरली परफॉर्म करते हैं। तुम्हारा काम थोड़ी है पढ़ाई लिखाई, है ना। टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ दिस स्टीरियोटाइप एंड रिजल्टेंट स्टीरियोटाइप थ्रेट, A teacher's initial step can be, भाई आपको पता है ये स्टीरियोटाइप है, ये एक ऐसी रूढ़िबद्धता है, ये एक मान्यता है, ये सच नहीं है। ये तो अपॉर्चुनिटीज का खेल है, एनवायरमेंट का खेल है, मौकों का खेल है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का खेल है। कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी समाज का व्यक्ति सीख सकता है यदि मौका मिले तो इसको घटाने के लिए आप क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। इग्नोरिंग से तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कंपटीशन कराएंगे, क्या पॉइंट हुआ इसका? छोड़ने को कहेंगे बच्चे को? जी नहीं। आप ऐसी स्टोरीज और एग्जाम्पल लाएंगे, ऐसे मॉडल्स उस बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे जो उसके ही सोशल ग्रुप से या अलग अलग सोशल ग्रुप से जो लोग आए हैं, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। कोई भी एक फिक्स तरीका नहीं है सफल होने का, ये बात उसके सामने आप प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर के और दुनिया भर की स्टोरीज आप दे सकते हैं कि हर कोई सफल हो सकता है, ऐसा उसके दिमाग में बैठ जाए और सभी के दिमाग में बैठ जाए, इवन जो बाकी क्लास के बच्चे हैं, कि ऐसा नहीं होता। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम आर टीचर शुड, एक समावेशी कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये पूछा है। बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए। स्क्रीन क्लियर है अपनी, क्वालिटी को थोड़ा सा बेहतर करो। यहां कल के वीडियो के बाद जो स्टूडियो सेटअप हुआ है उनको ऐसे फोटोज, कॉल्स और ये सब पहुंच रहे हैं कि क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, तो सबको तो ऐसी क्वालिटी चाहिए। आप कहते हो आपको दिखता नहीं है? बताओ एक बार। इंक्लूसिव क्लासरूम की यदि बात करें तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए कि हर एक बच्चे में अपनी क्षमता और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सीखने की क्षमता है। ऐसा नहीं है पिटी और सिंपैथी या हैंडीकैप लेबल करना है या सिर्फ गिफ्टेड बच्चे को ही अटेंशन पे करनी है। हर एक बच्चा सीख सकता है और इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इंक्लूसिव का मतलब ही है ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न, एजुकेशन फॉर ऑल, इंक्लूजन सभी का, सेग्रीगेशन नहीं, अलगाव नहीं। ठीक है, परसों हम शिफ्ट कर रहे हैं वैसे स्टूडियो। आपको मैं थोड़ी सी एक न्यूज दे देना चाहूंगी, थोड़ी ज्यादा जल्दी हो गई है ये प्रोसेस, बाद में होनी थी, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम। बेस्ट विशेस दीजिएगा अपनी तरफ से, मैटर करती हैं विशेस मेरे लिए काफी। देखिए एक बार आंसर करो, फटाफट से आंसर करो, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। 15th क्वेश्चन कहता है अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम। एंजाइटी अराउंड रीडिंग, डिफिकल्टी हो रही है उसको शब्दों को पहचानने में,
वोकैबुलरी कमजोर है और पढ़ के समझने में, याद रखने में दिक्कत हो रही है। सिंपल है, डिसलेक्सिया है। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हुई हो, यही सही है। क्रिएटिव ऑटिस्टिक अपनी मर्जी से मत बता दीजिएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी एलडी का ही पार्ट है। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्प्रैक्सिया, अफेजिया जिसको हम कह रहे हैं, ठीक। तो अगर मैं बात करूं तो लर्निंग डिसेबिलिटी को सैमुअल किर्क ने दिया था, ये बात आपने सही बताई उस दिन। अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय। स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं उनकी नीड्स को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी अब से, मैं सीधा आंसर बताऊंगी। इसको लो अब आप टेस्ट के रूप में, क्योंकि काफी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं आज तक, है ना। अरे धन्यवाद कोमल, शिवांगी, थैंक यू। आप सभी को ढेर सारा अफेक्शन। ऐसे ऐसे लोग हैं कुछ, तो बस पढ़ के मन तो करता है ना जवाब देने का, बट क्या करें। अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। देखते हैं, सिंपल है। बच्चे को ड्रिल प्रैक्टिस से नहीं चलेगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं अपना सकते। आपको अलग अलग मेथड अलग अलग बच्चे के लिए लेने हैं। स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ। बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आप उसके लिए एक प्लान तैयार करेंगे। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स कहते हैं ऐसे प्लान्स को हम, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, बताइए जरा। क्रिएटिविटी को कैसे वो, या क्रिएटिव बच्चों को कैसे प्रमोट करे, या कैसे उनको रीइंफोर्स करे, आगे बढ़ाए। आंसर कीजिए फटाफट से। कन्वर्जेंट थिंकिंग से थोड़ी होता है। डिस्करेज थोड़ी करोगे, क्या करोगे, एनकरेज करोगे बच्चे के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को, उसके ओरिजिनल आइडियाज को, ठीक। प्रोत्साहित करोगे, उसके मूल विचारों को महत्व दोगे। अगर आपको क्रिएटिविटी को, कुछ नया करने वाले विद्यार्थी को आगे बढ़ाना है तो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। मीनिंगफुल लर्निंग देख के समझ जाया करो, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है कहीं ना कहीं। अर्थपूर्ण अधिगम, रटने का जस्ट उल्टा है ये रोट लर्निंग का। बताइए एक बार। आज थोड़ा सा तो अटक रही है ना वीडियो, खैर कोई बात नहीं, इंटरनेट का फ्लॉ होगा कुछ। इंटरनेट भी चेंज करा देंगे कल, टेंशन ना लो, परसों से सब चेंज। देखो फटाफट से आंसर करो, 1 मिनट रुको यार, पेन कहां गया। हाँ, शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन दी कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न्स फॉर ऑल चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबींग। कि बच्चों को इंटरेस्ट आए और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ऐसी एक्टिविटीज आप प्लान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इज, यानी प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है समस्या समाधान का। बहुत तेजी से आंसर करो। अटेंशन ही नहीं दोगे, फंक्शनल फिक्सनेस, कि सिर्फ बच्चे ने ये सोच लिया कि यार अब तो होगा ही नहीं। रिस्पॉन्स सेट, जी नहीं। मींस एंड एनालिसिस, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, एक तो बच्चों को आपको मौका देना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, मल्टीपल वेज सोचने का। दूसरी एक चीज मींस एंड एनालिसिस होता है, आप गोल को, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसको सॉल्व करते हैं। भाई यूपीएससी क्लियर करना एक दिन में थोड़ी करोगे, आप उसको टुकड़ों में तोड़ करके करोगे चीजें, या सीटेट ही हो मान लो, ठीक। गोल्स को डिवाइड करके प्रॉब्लम को छोटे छोटे रूप में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग लर्निंग। शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावी तरीका नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो गलतियां होंगी। बताइए टीचिंग लर्निंग के लिए प्रभावी तरीका कौन सा नहीं है, आंसर कीजिए। वैन ही ले करा देंगे अलग से, क्यों टेंशन लेते हो, अभी तो कराया था। ओह थैंक यू काजू, कितना बढ़िया नाम है ना काजू। लाइक शेयर कर दिया करो, लाइक तो जरूर किया करो आके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग लर्निंग। नॉट, ये तो अच्छी स्ट्रेटजी है। फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। बिल्कुल जैसा बताया है वैसा का वैसा रट करके बोल देना, जैसे वो चतुर रामलिंगम कर रहा था 3 इडियट में, ठीक। आगे बढ़ेंगे। बाकी सारी एक्टिविटीज अच्छी हैं सीखने के लिए, बाकी के ऊपर जो 3 हैं एक्सपेरिमेंट करने दोगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव। वो बच्चे जो अटेंटिव नहीं है, जिनका ध्यान नहीं है क्लास में, बताइए। जिनका ध्यान नहीं है क्लास में, ऐसे बच्चों का क्या करोगे। हर ऑप्शन को रीड करने का टाइम नहीं मिलता, वैभव कह रहे हैं। चलो ठीक है 30 सेकंड ले लो, मैं ही अब साथ में रीड कर दूंगी आपके। आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, स्कॉल्ड देम फ्रिक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास,
टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, या फिर गिव देम अ लॉट ऑफ वर्कशीट्स एज होमवर्क। नॉन अटेंटिव बच्चे के लिए आप उसको मौका दोगे ना, जानने की का प्रयास करोगे कि रीजन है क्या। आप सबसे पहले एज अ टीचर आप प्रॉब्लम सॉल्वर भी हैं एक तरीके से, है ना, आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो आप बच्चे की अरुचि है या कहीं प्रॉब्लम है तो पहले जानेंगे कारण कि समस्या का कारण क्या है, तभी तो निवारण कर पाएंगे, डायग्नोस करेंगे, फिर रेमेडी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, यानी संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। बताइए क्या है। प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान बच्चे का, कंडीशनिंग यानी अनुबंध, दंड यानी पनिशमेंट या रोट मेमोराइजेशन, रटना, दंड देना, और कंडीशनिंग मतलब हैबिट पढ़वा दी आपने बस, वो काफी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे का पूर्व ज्ञान, जिससे आपको उसके नए ज्ञान को, यानी हम प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, ये सबसे बेस्ट चीज है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नाइव थियोरीज अबाउट वेरियस फिनोमिनन, इन दिस बैकग्राउंड आर टीचर शुड, मतलब जो बच्चे हैं उनके नाइव कॉन्सेप्ट्स कुछ डेवलप हो जाते हैं। नाइव कॉन्सेप्ट्स मतलब सहजानुभूत सिद्धांत की वो अपने दिमाग में रचना कर लेते हैं, मतलब वो ये सोचते हैं कि कुछ ऑल्टरनेटिव वेज होते हैं, जब मैं चलता हूं तो चांद भी मेरे साथ चलता है। बताइए। चैलेंज दीज कॉन्सेप्शंस थ्रू डायलॉग, डायलॉग इज अ गुड थिंग, इसको आपको कन्वर्ट तो कराना पड़ेगा। डिसमिस कर देंगे, इग्नोर कर देंगे बच्चे के आइडिया को, डांट लगाएंगे, जी नहीं, इसको अल्टरनेटिव वे मानेंगे, वैकल्पिक अवधारणा मानेंगे बच्चे के सोचने की, और इसको आप एक डायलॉग के थ्रू, डायलॉग मतलब डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके सामने फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगे और इस चीज को चैलेंज करेंगे। चैलेंज करने का मतलब है इसको ठीक करेंगे, इसका ऑपोजिट जब फैक्ट बताएंगे तो अपने आप ये चीज ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस, संज्ञान एवं संवेग के बीच में रिश्ते की बात हो रही है, आई मीन संबंध किस प्रकार का है। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, या फिर यूनिडायरेक्शनल मतलब इमोशंस जो हैं वो प्रभाव डालते हैं संज्ञान पर, या यूनिडायरेक्शनल है यानी कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशंस, यानी सिर्फ संज्ञान प्रभाव डालेगा, या फिर बाई डायरेक्शनल है यानी डायनेमिक इंटरप्ले होगा बिटवीन बोथ। आंसर कीजिए फटाफट से। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन भी थी ना लास्ट टाइम जब मैंने कहीं किसी चैप्टर में डिस्कस कराया था, ठीक है, बताइए एक बार। चलिए देखिए, आंसर कीजिए फटाफट से। इसका आंसर होगा, बताओ जल्दी फटाफट। डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सब मिक्स्ड आंसर कर रहे हैं, जिसका जो मन कर रहा है वो आंसर करने में लगा हुआ है। हाँ, रॉबर्ट जेजोंग के हिसाब से तो कर दिया जी ब्लॉक उनको, शिखा शर्मा। देखिए बहुत टाइम के बाद मैंने किसी को ब्लॉक किया है आज, देखो, क्योंकि एक लिमिट होती है किसी चीज की। बाय डायरेक्शनल आ डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ, यानी कि द्विदिशीय संबंध है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया है, डायनेमिक इंटरप्ले है, परिवर्तित होता हुआ। ठीक, ये इंडिपेंडेंट जब तक जेजोंग ना लिखा हो ना ऑप्शन में, जेजोंग एक व्यक्ति का नाम है जेजोंग, तब तक आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे, स्वतंत्र नहीं मानेंगे। प्रभावित करते हैं, सिर्फ इमोशन नहीं प्रभावित करते, सिर्फ कॉग्निशन नहीं प्रभावित करता, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो आंसर डी बनेगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, यानी इनमें से कौन सा एक कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। ये पेपर 2 वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी। 30th के बाद मैं पेपर 1 का एक सेट कराऊंगी, फिर पेपर 2 का एक सेट कराऊंगी, फिर पेपर 1 का एक। आपको पता भी नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सिलेबस सेम है और इससे ऐसे ही तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो एक बार, इनमें से कौन सी एक चीज जो है वो अधिगम को प्रभावित करती है। ये दिसंबर का पेपर चल रहा है अभी, जो लास्ट टाइम हुआ है। देखिए आंसर कीजिए। ये आज नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है भाई, नेटवर्क ने आज थोड़ा सा दुखी तो किया है, खैर कोई बात नहीं। देखिए 25 का डी कह रहे हैं आप लोग, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ये अधिगम को प्रभावित करेगा कि बच्चे की रुचि है कि नहीं। इमोशनल हेल्थ, वो सामूहिक रूप से स्टेबल है कि नहीं। या फिर पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, यानी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, या फिर मतलब पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज का मतलब है टीचर के पढ़ाने का तरीका। फिर है सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल
जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है वो अधिगम को प्रभावित करता है, सारे कारक ही प्रभावित करेंगे, आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आजकल इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, मैचिंग वाले इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। नए क्वेश्चन लाए कहां से सीटेट, थोड़ा सा इसी को टिपिकल बनाने का यही तरीका है कि इसमें आपको टाइम लगेगा या कंफ्यूजन हो जाएगी, तो उस चक्कर में गलत कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डैश आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। मतलब कौन सा निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तत्व है, बताइए, या पहलू है। दीजिए जवाब जल्दी से। डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग तो, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये बिहेवियरिज्म में आता है, इसको हम बिल्कुल यहां महत्व नहीं देते। मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन का मतलब है बच्चा एक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है। सोशल इंटरेक्शंस बेस्ट है, ड्रिल और रिपीटेटिव रिकॉल से बेस्ट है, सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा यहां होगा। ठीक, तो सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं जिसके बारे में वाइगॉस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग। When students repeatedly engage in an activity such as design and conduct an experiment to earn a reward that is not directly related to that activity, such as earn a star or badge, they are likely to। मतलब जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको डिजाइन किया, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, डायरेक्टली उनको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको एक स्टार मिल रहा है, 2 स्टार मिल रहे हैं, वो मिलते नहीं क्लासेस में अच्छे बिहेवियर के लिए 5 स्टार 4 स्टार। इस ऐसी स्थिति में क्या संभावना है, यदि हर टाइम उसको पुरस्कार ही मिलेगा तो क्या होगा, मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड आ जाएगा, एंजॉय करेगा लर्निंग को लर्निंग की वजह से, या फिर परसिस्ट करेगा इन डूइंग द एक्टिविटी इवन विदाउट द रिवॉर्ड, जो रिवॉर्ड पे ही डिपेंडेंट है वो बिना रिवॉर्ड के कैसे करेगा काम। फिर है सेट मास्टरी गोल्स फॉर देम्स रेदर देन वर्क टू प्लीज अदर्स। बात तो यह है कि ऐसे बच्चे की संभावना क्या है, ये नहीं पूछा कि आपको क्या करना है, तो आंसर है ऐसे बच्चे के अंदर संभावना है कि उसके अंदर मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड आ जाए चीजों को या लर्निंग को लेकर के, यानी वो सिर्फ अधिगम तब करे जब उसको कुछ बाहरी चीजें मिले, वो बिना किसी एक एक्सटर्नल चीज के कुछ काम ही नहीं करेगा कि मिलेगा क्या, कुछ करूं तो जब मुझे कुछ मिलेगा, इसके बदले क्या मिलेगा, अच्छा इतना मिलेगा, इतना तो मैंने बहुत बार ले लिया, कुछ और दो अब, तो आदत हो जाएगी एक्सचेंज की, ठीक है, मटीरियलिस्टिक चीजों की। ठीक है बात। चलिए फिर अधिगम के प्रति भौतिकतावादी अभिवृत्ति का विकास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक सेट खत्म होने वाला है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से चला तो हम 3-3 सेट तो निपटा देंगे अगले 3 दिन में। द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, बाल्यावस्था की अवधारणा, इसमें बड़े लोगों को कंफ्यूजन हुई है, पता नहीं क्या हो गया, इस क्वेश्चन पे बवाल हुआ पड़ा है, बताओ एक बार फटाफट से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, स्टेजेस तो सेम है, बट क्या क्या कहेंगे इसको, कॉन्सेप्ट जो है चाइल्डहुड का वो सेम है। ऐसी बहुत सारी रिसर्च हैं, आप गूगल से लेके और एक से एक अच्छी बुक्स तक भी पढ़ सकते हैं ये चीज, कि एक सोशल कंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्परेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट। जो सामाजिक संस्कृतिवादी मनोवैज्ञानिक हैं, वो ये मानते हैं कि ये सामाजिक संरचना है, जो चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट है वो समाज ने ही बनाया है। क्यों, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, मेरे और आपके घर के बच्चे को खाने की टेंशन नहीं है, वही एक बाहर उतनी ही उम्र का बच्चा, एक 5 साल का 6 साल का बच्चा खाने की तलाश में है, और उसको इतनी स्मार्टनेस है कि उसे किससे कैसे निकलवानी है चीजें, या वो कैसे अपनी लाइफ बिना चप्पल के भी जी सकता है। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड चेंज हो गया ना। उस बच्ची को, जो 5 साल की बच्ची है, उसको अपने भाई को संभालना है, आपके घर का बच्चा पढ़ने जाता है, बचपन तो उसके लिए भी सेम होना चाहिए था, नहीं। सामाजिक और संस्कृति ने, समाज और संस्कृति ने प्रभावित कर दिया, ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया जो समाज और संस्कृति प्रभावित करते हैं। स्टेजेस सेम होती हैं, यूनिवर्सली स्टेजेस सेम हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, ठीक है बात। और ये ऑफिशियल आंसर की है, मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बता रही हूं, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, बट बेस्ट क्या है और सीटेट ने क्या दिया है, यही दिया है, क्योंकि ये गलत नहीं है। पेडागोजी में बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, 2+2 4 यहां नहीं हो सकते, ठीक है बात। ये दोनों तो बनते ही नहीं है, ठीक, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल वेरीफाइड आंसर की के थ्रू ही मैं आपको बता रही हूं, ऑफिशियल आंसर्स हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड। मिडल चाइल्डहुड जनरली लेट चाइल्डहुड को ही कह देते हैं, हम कह सकते हैं 6 से 12, 7 से 11, ये वाला टाइम पीरियड, 6 से 12 वर्ष। बताइए, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ वेरी रैपिड पेस, ये तो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में होते हैं,
यहां तो कम हो जाएगा। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग, 6 से 12 नहीं, 11 के बाद आएगा, 12 के बाद आएगी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो। ठीक, प्याजे में तो पढ़ाई है आपने। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, सोचेंगे। लर्निंग अकर्स प्रीमैरिली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज, ये तो जन्म से 2 वर्ष तक होगा। तो आंसर सिंपल, सी ऑप्शन बता। सी ऑप्शन क्या कहता है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, उनके अंदर तर्क आ जाता है, उनके अंदर लॉजिक आना शुरू हो जाएगा। वो भी कौन सी रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, आगमन तर्क, आगमनात्मक तर्क, जिसमें एग्जाम्पल टू रूल जाना शुरू कर देगा बच्चा। जो मैथमेटिक्स की बेसिक प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करना शुरू कर देगा, और कॉन्क्रीटली भी, क्योंकि अभी वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही है। तो आप लॉजिक और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स दोनों का यूज कर सकते हैं। आज के ये वाले फर्स्ट सेट का लास्ट क्वेश्चन, अभी बाकी के 3 सेट बचते हैं। 30 क्वेश्चन हो गए हैं, 90 क्वेश्चन बाकी हैं। हम 120 क्वेश्चन करेंगे एक सेशन के दौरान। फैमिली एंड नेबरहुड आर, परिवार और आस पड़ोस क्या है? साइकोलॉजिकल एजेंसीज हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, बाहर नहीं है फिजिकल। प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, या सेकेंडरी हैं? देखो मैंने एक चीज आपको सिंपल बताई हुई है, जहां परिवार आ जाए ना, जहां फैमिली आ गई, वो सेकेंडरी जीवन में कभी नहीं हो सकता। प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी हो जाएगी, प्राथमिक एजेंसी हो जाएगी सामाजिकरण की। सामाजिकरण के 2 वाहक इंपॉर्टेंट हैं, एक है प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी मुख्य, और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी में परिवार को रखिएगा, कई बार नेबरहुड को भी यहां इंक्लूड कर दिया जाता है जैसे इस ऑप्शन में, और सेकेंडरी में आप स्कूल को रखिएगा, स्कूल के साथ जो भी हो फिर आप देख लीजिएगा। स्कूल के साथ फैमिली हो तो सेकेंडरी नहीं हो पाएगा, अदरवाइज सिंपल याद रखिए, प्राइमरी में परिवार, जहां परिवार है वो सेकेंडरी नहीं होगा, और जहां स्कूल है वो प्राइमरी नहीं हो सकता। ठीक, ये बात इतनी क्लियर है अगर आपको, तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हर बार आता है, फिक्स्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री का नंबर है। यहां तक की बात किसको क्लियर हुई है वो बताए, और आउट ऑफ 30 यहां तक कितने गलत हुए, किसी के हुए गलत अभी तक? क्योंकि अब तो प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए।